चाचा सोने दा सलूका चांदनी दा लाचा। बात सोने की हो रही थी। मैं बचपन में सोने से बहुत मोहब्बत करता था। वैसे भी बच्चों को नींद बहुत आती है। जब देखो जहाँ देखो उनके नैन कोड़े नींद से जल थल रहते हैं। और ये दूसरा नाम सोना, जिसके ज़ेवरात बनते हैं, जो कीमती धातुओं में से एक है, जिसकी खतर बहुत कुछ हो जाता है, जो दौलत का असल माखज़ है। पहले इस सोने को मैंने चाचा कक्कड़ के हवाले से जाना था। इससे पहले सोने की अहमियत और कदर कीमत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं था। दादी के कानों में चांदी के डंडियाँ थीं और बाजुओं में चांदी के कड़े। अलबत्ता अम्मी के कानों और बाहों में सोना था। या फिर इस सोने को कभी कभार बाजार में सुनार की दुकान में देखा करता था। ये भी अभी नहीं जानता था कि ये सोना कहाँ से आता है, निकलता है, ये कहीं बनता है। सोने की असल अहमियत मुझे चाचा कक्कड़ के यहाँ मालूम हुई। इस सिमत यानी कीमियागरी की जानब ले जाने वाले यही ज़ात शरीफ थे। खुदा जाने इन्हें मेरे अंदर क्या जौहर नज़र आया कि उन्होंने मुझे अपना शागिर्द बना लिया। जहाँ तक मैंने देखा और जहाँ कहीं से मैंने यही सुना कि उन्होंने सारी ज़िंदगी बस यही का एक काम किया। ख़ानदान के अफराद के अलावा असली नाम शायद ही कोई जानता हो, लेकिन चाचा कक्कड़ के नाम से ये शहर भर में मशहूर थे। चिपटी हुई जुल्फ़ें, लंबा सा कद, पतला काट, हमेशा उजले कपड़ों में मलबूस दिखाई देता है। हुक्का पीने के शौकीन थे। हमारे घर के पिछवाड़े वो बड़े से सहन वाले और 2 कमरों के घर में रहते थे। सहन में नीम, दरेक और आम के दरख्त भी थे। एक जानब बड़ा सा तनवर और दीवार के साथ मुर्गियों चूज़ों के बड़े बड़े डरबे। साथ ही उन्होंने कच्ची जानब बड़ा सा तनवर और साथ ही उन्होंने कच्ची ईंटों का छोटा सा झोंपड़ा नुमा कमरा बना रखा था। इसी झोंपड़ा इसके दरवाजे ये पे हमेशा मजबूत भारी ताला पड़ा रहता था। उनकी पुरस्सरारी तजुर्बागाह भी था। इनके अंदर क्या काट कबाड़, इसके मतलब उनकी बीवी यानी हमारी चच्ची मेरा जान भी शायद कुछ ना जानती थी, क्योंकि इस की जानब किसी को भी जाने की इजाज़त ना थी। अगर ऐसा ना भी होता तो फिर भी इस मनूस झोंपड़े की जानब जाना तो दरकिनार था। कोई देखना भी पसंद ना करता। आसपास गली मोहल्लों की माँ अक्सर अपने शरीर बच्चों को चाची कक्कड़ के झोंपड़े का ड्रावा देकर सुलाया और धमकाया करती। मैं मिडिल स्कूल की उम्र तक कोटे पे ईंटों की सुराखों वाली मंडेरों से पैरों चाचा कक्कड़ के तिलिस्मानी झोंपड़े के को वहशत भरी आंखों से ताका करता। मेरी दास्त में वहाँ भूत और जिन कैद थे, जिसने चाचा से हम मुर्गों का कच्चा गोश्त खिलाया करते थे। जब भी मैं कभी झांका, चच्ची मरजान चूल्हे पे मुर्गा पकाती दिखाई देती। इसकी वजह शायद ये थी कि चाचा सोना बनाने के नुस्खे में असील काले मुर्गे का पोटा इस्तेमाल करता था। पोटा निकालकर वो पूरा मुर्गा चाची के हवाले कर देता। वो उसे काट कर हंडिया में डाल देती थी। चाचा की कोई औलाद तो थी नहीं जो मज़े ले लेकर खाती। चाची चाचा खा पी लेते और फालतू सालन हमसायों के घरों में भेज देते। जी चाहता तो कोई खा लेता, वरना अक्सर यत में फेंक दिया जाता या मेहनतानी ले जाती। हमारे यहाँ वो सालन नहीं बेचते थे। वालिद साहब ने सख्ती से मना करवा दिया हुआ था। वो कहते थे इनके यहाँ की हर चीज़ मकरूह है, क्योंकि चाचा मुर्ग को हलाल नहीं करता, बल्कि जीते जागते मुर्ग का पेट चाक कर पोटा कलेजी निकाल लेता है। अक्सर मुर्ग बेचारा इस हालत में भी उठकर भाग लेता है। नीचे आंतें लटक रही होती हैं, खून टपक रहा होता है। वो जिंदा इधर उधर घूम रहा है। जब कहीं ढह जाता है तो चाची से काट लेती हैं। पूछने पर चाचा बताता कि गर्दन के कटने मुर्ग का पोटा उसके काम का नहीं होता। जब मैं तकबीर पढ़कर पेट चाक करता हूँ, फ़र्क क्या पड़ता है, गर्दन ना सही। चाचा का नुस्खा ही ऐसा था, जिसके लिए असील काला मुर्ग, जिसकी आंखें अकरबी, सर की कलगी सुर्ख लाल बोटी,
पहुंचने के लिए एक भी सफ़ेद पर ना होते। वो ऐसे मुर्गों की तलाश में रहता, गली मोहल्ले शहर कोने कोने घूमता रहता और मुंह मांगे दामों खरीद लेता। रुपए पैसे की कमी ना थी। बाप मरते वक्त अपने इकलौते बेटे के लिए मकान, ज़मीन, बहुत कुछ छोड़ गया था, जो आहिस्ता आहिस्ता बिकते जा रहे थे। रिश्तेदारों और जानने वाले भी ऐसे खूब उल्लू बनाते। वो भी मुर्ग ढूंढते रहते। थोड़ा बहुत जो सफ़ेद होते वो खींच कर निकाल देते। बहुत औक़ात इन्हें काले रंग से रंग कर और चाचा के यहाँ बेचकर अच्छे दाम खरीद लेते थे। चाचा मुझसे बड़ा प्यार करता था। आप यूँ भी कह सकते हैं कि उसने मुझे बेटा बनाया हुआ था। वालिद साहब के मना करने के बावजूद मैं अक्सर चुप छुपा कर दीवार फलांग कर उनके यहाँ चला जाता था। मैं जन्म जन्म का चटोरा। चाची मुझे खूब भुने मुर्ग की बोटियाँ खिलाती। बैर, आम, जामुन, जो भी मौसम का फल होता कचर कचर खाता रहता। ढेला पैसा भी मैसर आ जाता, जो अमलोक, मूंगफली, ये चने रोटियों के काम आता। चाची के घर अंदर बैठा बैठा मैं चाचा की झोंपड़ी की जानब मुतजस्सिस निगाहों से देखता रहता। दरअसल मेरे अंदर भी कहीं सोना बनाने की ख्वाहिश थी कि अगर मुझे भी ये हुनर आ जाए तो एक बार ही ढेर सारा पैसा बना लूँ और फिर सारी उम्र आराम से बैठकर मूंगफलियाँ, रेवड़ियाँ खाऊँ और दोस्तों को खिलाऊँ। स्कूल जाने की मुसीबत, नाकाम करने का चक्कर, इससे बेशतर मैं और मेरे दोस्त असलम पीर शोला शहीद के मज़ार पर उनकी तुरबत की चादर के नीचे अठन्नी रख कर सोने की अशरफी में तब्दील का चिल्ला काट चुके थे। 7 रोज़ जब वो अठन्नी वहाँ से गायब हो गई तो हम दोनों में से एक दूसरे पे अठन्नी चुराने का इल्ज़ाम में लग गए और दोस्ती भी ख़त्म कर दी। हम दोनों 4 आने के हिस्सेदार थे। ये नुकसान हमने मज़ार के गले से पूरा करके वहाँ जाना ही छोड़ दिया। बाद में मालूम हुआ कि वो मुझे बदनाम करता फिर रहा है कि मैंने मस्जिद के लोटे से जुमरात के रोज़ सरसों का तेल चुरा कर ख़जाने पकौड़े वालों को दे कर पकौड़े खाता हूँ और मोती महल में फिल्में भी देखता हूँ। वो कम वक्त यहाँ भी मेरा पार्टनर होता था, मगर अपना नाम निकाल कर अब सिर्फ मुझे ढक दे रहा था। ये भी सच है कि वो अठन्नी मैंने ही उधार चुरा कर नाडिया जान को उसकी फिल्म का पहला शो देखा था और सिनेमा में खीर और कचालू खाए थे, मगर ये तो उधार था, चोरी तो ना थी। चाचा कक्कड़ के हाँ भी मुझे ये चस्कुरापन, पैसों का लालच और सोना बनाने का जस्स लेकर जाता, मगर चाचा खिलाता पिलाता तो था। असल मसले की तरफ नहीं आता, बल्कि काम के दौरान अपने करीब तक भटकने भी नहीं देता। एक रोज़ मौका पाकर मैंने चाचा से चक्कर चलाया। चाचा, इधर गंडा सिंह के कारखाने के पास मैंने एक काला शाह अमरूद देखा है, अगर हुक्म करो तो किस रोज़ ले आऊं? चाचा ने हुक्के की नैप पर हटाते हुए मुझे घूरा, फिर उधर देखते हुए कहा, भाई काका, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चला रहा? मैंने कानों की लौ को पकड़ कर कहा, तौबा कर चाचा, अल्लाह दी कसम, मैंने खुद अपनी आंखों से काले शाह अमरूद को देखा है। चाचा ने इधर उधर देखकर जेब से चिमकती हुई अठन्नी निकाल कर मुझे पकड़ाते हुए कहा, काला मुर्ग ले आओ तो एक और अठन्नी इनाम मिलेगी। शाबाश। अठन्नी थाम कर बाहर निकले। खूब खाया पिया, फिल्म देखी। फारूक होते हुए फिक्र हुई कि अब चाचा का मुर्ग कहाँ से लाएं। स्टेशन की जानब निकल आए। रेलवे क्वार्टरों के पास मुझे एक काला मुर्ग दिखाई दिया, जिसके कुछ पर सफ़ेद भी थे। बड़े जतनों से घेरा घारा इसे पकड़ा, सफ़ेद बाल खींच निकाले। चुपते छुपाते हैं घर की तरफ आ गए और पिछली गली में चाचा के घर पहुंचे। वो अपने भूत बंगले में था। बाहर से में चाची ने मुझे आड़े हाथों लिया। वे काका, तुम ये मुर्ग कहाँ से लाए हो? हमने जवाब दिया कि चाचा के लिए खरीद कर लाए हैं। खबरदार, जो आइंदा ऐसी हरकत की, इस मरजाने ने तुम्हें भी इस काम पे लगा दिया। तुम्हारे बाप को खबर हुई तो तुम्हारे साथ वो हमें भी रगड़ डालेगा। ला मुझे दे ये मुर्ग और भाग जाए यहाँ से, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। चोरी का मुर्ग अठन्नी से खूब ऐश की थी। छोटी मोटी चोरियाँ घर और बाहर तो मैं करता ही था। ये मुर्ग वाली चोरी हमारा पहला कारनामा था। चाचा को मुर्गा क्या मिला था, जैसे मंजिल मुराद मिल गई थी। ये ऐसा मुर्ग था जिसकी चाचा को मुद्दों से तलाश थी। काला कलौटा, चोंच लगी सब ही से था। मेरा ख्याल था कि कम वक्त का खून, गोश्त और पेट भी काली होगी। चाचा ने मुझे बुलाया, एक और अठन्नी दी शाबाश के तौर पर और दी, और साथ ही ये भी
खुशखबरी थी कि अगर इस मुर्गे के वसीले से वो सोना बनाने में कामयाब हो गया तो वो मुझे भी ये तरकीब बताने के बारे में सोचेगा। मैंने कमाल मस्ती से चाचा से पूछा, चाचा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुना था, तुम मुर्गे से सोना कैसे बनाओगे? चाचा हुक्के का कश लेते हुए नरमी से मुस्कुराते हुए बताने लगा, काका बस देखते जाओ मैं सोना कैसे बनाता हूँ। ये तुम्हारी चाची और इधर उधर के लोग जो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें हाँकते रहते हैं, यही मेरी तारीफ ही किया करेंगे, मुझसे आकर सोना मांगा करेंगे। बस ज़रा 1 महीना गुजर लेने दो और फिर देखना। 1 महीना, मैंने महीनों को बहुत लंबा खींचते हुए कहा। 1 महीना, मैंने महीने को बहुत लंबा खींचते हुए कहा। हाँ, सोना यूं ही नहीं बन जाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चाचा ने मुझे लेकर झोंपड़े के अंदर गया। मेरा रंग फकता दिल तक तक करने लगा। कहाँ मैं और कहाँ ये मकाम, अल्लाह अल्लाह। चाचा का कड़का झोंपड़ा डरता डरता साथ अंदर पहुंच गया था। एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू मिट्टी और पत्थर के अजीब व गरीब बर्तन, बोतलें, बंसियाँ, संगे मरमर के खोल, जड़ी बूटियाँ, शीशे के मर्तबान जिनमें शायद मुख्तलिफ तेजाब थे, लकड़ियाँ, कोले, गोपरियाँ, ओपले और एक चौबी कफ बंद अलमारी, किसी जादूगर की गार की तरह मनहूस, खौफनाक और तारीक। एक तरफ रीछ और शेर की काल जबड़े दांत लटकी हुई दिखाई पड़ी। तुम्हारे खौफ मेरे घीगी बंद हो गई। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया? चाचा तो मुझे यहाँ भून कर खा जाएगा। मैं भागने ही वाला था कि चाचा बोला, काका घबराओ नहीं, जरा अंधेरा है, तुम पहले फर्द हो जिसे मैं अपनी मर्जी से लाया हूँ। तुम्हारी तो चाची भी कभी यहाँ नहीं आई। इतना कहकर वो मुझे तारीख होने में पड़ा हुआ टूटे घड़े का पैना दिखाने लगा, जिसमें एक काली डायन खौफनाक बड़ी सी मुर्गी बैठी खूनबार आंखों से हमें देख रही थी। इसकी पतली सी सुर्ख जुबान चोंच के बाहर निकली लर्ज रही थी। चाचा ने ऐसे पुकारते हुए जरा परे सरकाया। चू चू करते काले चूजे दिखाई दिए। मैं हैरत से अंगेज तकने लगा। इसने एक नन्हा सा चूजा मेरी हथेली पर रखा। मैं चूजे में मगन हो गया। चाचा मुर्गी को हटाकर टूटे हुए अंडों के छिलके साफ करने लगा। मैंने देखा घड़े के पैना चूजों से भरा हुआ था। सफाई सुथराई के बाद चाचा मुझे लेकर बाहर आ गया। नन्हा रेशम जैसा काला चूजा मेरी हथेली पे चू चू कर रहा था। मैं समझ रहा था ये चूजा मुझे इनाम के तौर पर दिया गया है। चाचा, मैं ये चूजा ले जाऊं? काका तू उसे लेकर क्या करेगा? ला मुझे दे और तू घर भाग जा। शाम से पहले आना, मैं तेरे वाले कुक्कड़ को दवा खिलानी है, तू मेरी मदद करना। खबरदार किसी को बताया, वरना तू सोना बनाना नहीं सीखेगा। मैं तो 4 अल्लाह की कसमें खाकर वादा करके बाहर निकल आया। तबीयत में इतना हिजान था कि घर आते ही चरपाई पर पड़ गया। दिन को मैं कभी नहीं सोया था, मगर ऐसी नींद और दिन को ऐसे ख्वाब। मैंने सोने की तारों के कपड़े पहने हैं, सर पे सोने का ताज है, सोने के जूते। मेरा घर खालिस सोने की ईंटों का है। घर बर्तन चमकते हुए सोने का बना हुआ है। मेरी साइकिल और चोरी वाले बंदूक, बस्ता, किताबें, कलम, मदवियात, हर चीज़ सोने की। सोकर उठा तो सीधा ऊपर कोठे पर चढ़ गया। दीवार के सुराख से इस तरफ झोंका। चाचा हुक्कदर ने गोलियां बट रहा था। मैं दीवार पर लांग कर इधर कोठे पर उतर गया। चाचा मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। वो मुझे देखते ही कहने लगा, तू मेरा बेटा तो पहले ही था, आज से शागिर्द भी हो गया। ले ज़रा कुक्कड़ को पकड़, इसको खुराक दे ले। कुक्कड़ रस्सी से बंधा हुआ था। रस्सी से आज़ाद करके मैं किसी बच्चे की मानद इसे गोद में लेकर बैठ गया। चाचा की चोंच खोलकर मोटी मोटी गोलियां इसके हलक में उतार दी। अजीब सी नागवार बदबू मेरे नथनों में घुस रही थी। अजीब सी काली काली गोलियां थी जिसे तारकोल से बनी हुई थी। बेटा बदबू से ही खुशबू फूटेगी, राजदार न लहजे में बताते हुए लगा। जो चूजा मैंने तुझे दिया था, ये उसी के गोश्त, तांबे के बाजी ज़रात और काला तिलिया, कच्चा शगराफ और कुश्ता पारा से बनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को जान जाएगा। फिलहाल सिर्फ देखता जा। गोलियां खाकर मोर बेसुध पड़ गया। चाचा ने मुझे भी भगा दिया क्योंकि चाची नमाज से फारग होकर बाहर आने वाली थी। वाकम बाप घर आया। एक पुरानी डायरी में इन दवाओं के नाम, उल्टे सीधे नाम दर्ज किए।
खुशी और सनसनी अंग अंग से फूट रही थी। किसी न किसी तौर दिन गुजर रात आई। रात क्या थी? ख्वाबों की बारात थी। सारी रात में ख्वाब देखता रहा, अजीब ख्वाब जो पहले कभी ना देखे थे। हर तरफ चम चम चमकता सोना। मेरा जिस्म भी जैसे सोने का बन गया। बैट बॉल, फुटबॉल, ईंट, रोड़े, पत्थर, बिजली के खंभे, तारे, ताले, घर सब सोने के। अजीब सुनहरी दिन थे। मैं हर रोज शाम के वक्त वहां पहुंच जाता। चाचा ने गोलियां बट कर रखी हुई होती थी। मैं कुक्कड़ को थामता। खा पी कर कुक्कड़ किसी चरसी की तरह टन हो जाता। चंद ही दिनों में वो खूबसूरत मुर्गे से एक अजीबो खलकत सी चीजें बन गया था। यूं दिखाई देता जैसे वो मरीज से फरार होकर सीधा चाचे कुक्कड़ के घर आ गया है। गर्दन और जिस्म खूबसूरत परों बालों से खाली, सिर्फ बाजू और दुम पे चंद ढीले ढाले डल रह गए थे। कलगी में जैसे हवा सी भर गई और अलहदा ही सर पर धरनी नजर आती। आंखें चट्टे सफेद मोतिये से धुआं भरी, सब्ज नीली गलाजत से लितरती हुई सुर्ख बीट। गर्दन और जिस्म खूबसूरत परों बालों से खाली, सिर्फ बाजू और दुम पे चंद ढीले ढाले डंडल रह गए थे। कलगी में जैसे हवा सी भर गई और अलहदा ही सर पर धरी नजर आती। आंखें चटे सफेद मोती से धुआं भरी, सब्ज नीली गलाजत से लिथड़ी हुई सुर्ख पीठ उलटकर बाहर निकलाई थी। चोंच टेढ़ी, बालों से खाली सीने और पेट पर गोमड़े से उभरे हुए। ऐसे किसी तौर पर भी मुर्गा नहीं समझा जा सकता था। मुर्गे का भूत अगर कोई होता तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता। चाचा एक चम्मच से इसकी बदबूदार बीट को कुरेद कर एक शीशे की बरनी में डाल रहा था। चाचा, इस गलाजत का क्या करोगे? मैंने नाक पे हाथ धरते हुए पूछ ही लिया। काका चुप। वो होंठों पे उंगली धरे हुए मुहिम सी आवाज में बताने लगा, यही तो असल मिसाला है। बस 15 रोज तुम्हें और मेरी मदद करना पड़ेगी। चांद की आखिरी तारीख हम सोना बनाने का अमल शुरू करेंगे। 4-5 रोज बाद चाचा और मैंने एक दूसरे को एतमाद में ले लिया तो चाचा ने अब मुझे हर मरहला व अमल में शामिल करना शुरू कर दिया। इधर मेरा ये आलिम का स्कूल से आए तो बहाने से चाचा के घर। दोस्ती यारी मौकफ आवारागर्दी ख़त्म, फिल्म भी नहीं बंद। बहाना ये बनाता कि मैं चाचा से किताबों कापियों की जल्दबंदी सीख रहा हूँ। कापियाँ किताबें मैं साथ ले जाता था। एक कापी नुमा डायरी पे नुस्खे भी लिखता रहता। जैसे जैसे चांद घटता जा रहा था, मुर्गे की नहुसत और नकाहत बढ़ती जा रही थी। यूं दिखाई देता जैसे वो वक्त मुकर्रर से पहले ही कोई अनकरीब बनकर मधूम हो जाएगा। पलीपी सी लूत की लूत जैसे किसी ढीले से गुब्बारे में नील भरकर उल्टा लटका दिया हो। आखिरी तारीख इसकी आंखें पानी होकर बह गई। वो नीम मुर्दा कश्ता और जलमट्टी की किनारी में पड़ा था। इस लम्हे के इंतजार में चाचा और मैंने बड़ा कष्ट भोगा था। चाची को एक मंसूबे के तहत मैके बेगो वाला फसल के चावल लाने के लिए भेज दिया गया था। हम दोनों साथ शागिर्द बड़ी खामोशी और राजदारी से मसरूफ़ अमल हो गए। मुतल्लिका सामान तो कई दिनों से पेशकशी तैयार किया हुआ था। तांबा, तेजाब, चांदी, सिम्बाब, अबरोक का बूरा, शंगर्फ, कच्चा तितला, गाबन, ऊँटनी की गोबरियाँ, पुराने कपड़े की पट्टियाँ, उबलते मुल्तानी मिट्टी, बड़ी सी कच्ची हांडी, सांड की कलेजी, महीना भर से इकट्ठा किया हुआ शीशे के मर्तबान में मुर्ग का फसला, कलई का किश्ता वगैरह। चाचा ने बड़ी बेतरतीब से तेज छुरी से मुर्गे के नीचे पेट पे शिगाफ लगाया। आंतें बाहर निकाल कर पोटा अलग किया। पोटा चीर कर बीट निकाली। इसे पहले वाली बीटों के मर्तबान में डालकर मिला दिया। फिर सब दांतें, कश्ते और कलेजी मुर्ग के पेट में भरकर ऊपर गीली मिट्टी से लथड़ी हुई कपड़ी की पट्टियां लपेट दी, बिल्कुल ऐसे जैसे कदीम मिस्री अपने मुर्दों पे लपेटा करते थे। मैं चाचा की मदद कर रहा था, ऐसे ही जैसे मुर्दा नहलाते वक्त या ऑपरेशन के दौरान मददगार साथी करते हैं।
चाचा बड़ी मुस्तैदी से पट्टियाँ लपेट रहा था। मैं लंबी लंबी पट्टियाँ मिट्टी के कीचड़ में भिगोकर इसे देता जाता। मुर्गा अच्छा खासा घड़े के साइज का वजनी गोला बन गया। साइज के पहनने की गोलाई का एक घड़ा पहले ही तैयार किया था, जिसके अंदर बड़ी तरबियत से ऊँटनी की खोपड़ियाँ रखी गई। गोला रखकर चारों तरफ ओपले रख दिए गए। ऊपर मिट्टी पे मजीद ओपलों का ढेर रखकर आग दिखा दी। अब चाचा हाथ मुंह धोकर काट कबाड़ समेट कर हुक्का भर के चरपाई पर बैठ गया। काका, आज रात तुमने सोना नहीं, वरना सोना कच्चा रह जाएगा। घर जाओ, नहा धोकर नमाज पढ़ो और खूब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो। मैं तो इधर सारी रात बैठा आग का हिसाब किताब लगाता रहूँगा। काका, इस कीमियागरी में आंच का हिसाब ही सारी कारीगरी होती है। तुम्हारे बाप का डर ना होता तो मैं तुम्हें भी यहाँ बिठाता। खैर, अब तुम जाओ और देखो, लेटना ऊपर कोठे पे, हो सकता है तुम्हारी ज़रूरत पड़े। मैं बड़ी बेदिली से घर चला गया। नहाकर ऊपरली कोठे पर मुसल्ला बिछाकर सोने की कामयाबी के लिए नफल पढ़ने लगा। गाहे गाहे दीवार के सुराखों से चाचा के सहन में झांक भी लेता। धीमी या लपकते शोलों के अक्स में चाचा का चेहरा सोने की तरह चमकता दिखाई दे रहा था। 10-12 नफल पढ़कर रात किसी पहर में मुसल्ले पे ही सो गया। वही चमकते धमकते सुनहरी ख्वाबों का तांता बन गया। कोई मुझे हौले हौले पुकारता रहा। पहले तो ख्वाब ही समझा, मगर एक छोटा सा कंकर जब मेरे चेहरे पर आकर टकराया तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। इधर चाचा दिखाई दिया, जो मुझे हाथ से इशारे से बुला रहा था। बनीजा छलांग कर उधर उतर गया। चाचा बदहवास सा मेरा हाथ थामे सीढ़ियाँ उतर रहा था। सोना बन गया चाचा? मैंने बड़ी बेसब्री से पूछा। चाचा बौखलाया हुआ था। आधी सीढ़ियों पर रुकते हुए कहने लगा, नीचे बैगों वाले से तुम्हारी चाची के 2 रिश्तेदार आए बैठे हैं। उन्होंने ये पूरी खबर दी कि तुम्हारी चाची को सांप ने डस लिया है। इसकी हालत बड़ी ख़राब है। मेरा फौरी तौर पर वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। दवाएं मैं साथ लिए जा रहा हूँ। तुम ये चाबी संभालो और यहाँ किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं पहुँचते ही इससे हर हालत में यहाँ लाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह की तपश सुबह तक ठंडी पड़ जाएगी। तुम उसके करीब मत जाना, सिर्फ अपने कोठे से निगहदारी करते रहना। दोपहर तक घर में वापस ना पहुँचा तो घड़े के ऊपर मिट्टी डालकर बराबर करके ऊपर चरपाई बिछा देना। तो मैं फिर ताकीद कर रहा हूँ कि गली का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। घड़े की राख को मत हटाना। ऊपर मिट्टी डालकर चरपाई बिछाना और ख़बरदार किसी से जिक्र ना करना। ये लो 2 रुपये पास रखो। वो जल्दी जल्दी उतरकर आदमियों के साथ बाहर निकल गया। मैंने अंदर से कुंडी लगाकर एक हसरत भरी निगाह सुलगते हुए अलाव पर डाली। रुपए और चाबी जेब में डालकर वापस अपने कोठे पे पहुंच गया। इस अचानक मुसीबत पे गौर करते करते खुदा जाने में कब चरपाई पे लुढ़क गया था। नूर का तड़का लग चुका था। दूर नज़दीक के मुर्गों ने बेदार होकर बांग सुराई शुरू कर दी थी। इन दुनियावी मुर्गों को क्या खबर कि इनका एक भाई आग में कुश्ता होकर हमारे लिए सोना आराई कर रहा है। नींद का सवाल ही नहीं उठता था। चाची पे रह कर गुस्सा आ रहा था। क्या ऐसे इसी वक्त सांपों से डसवाना था? ये काम आगे पीछे भी तो हो सकता था। बुरे बुरे ख्यालात आने लगे। मुझे ये सांप वाला साने बदशगुनी महसूस होने लगा। कहीं पढ़ा और सुना भी था कि जहाँ खजाना और सोना होता है वहाँ एक निगरान सांप भी मौजूद होता है। मैं खौफ से उठकर बैठ गया। उल्टी सीधी आयतें पढ़ने लगा। जब किसी पल चैन न आया तो उठकर दीवार के सुराख से लग गया। दूर सामने नन्हे लहराते कपकपाते शोले, जैसे काले नागों की सुर्ख जुबानें लहरा रही हों। बलखाते धुएं, सफ़ेद राख, लपकते सरसराते शोलों का अक्स। आसपास का माहौल यूं जैसे सैकड़ों सांप सपोले अलाव के गिर्द रक्स कर रहे हैं। मैंने आंखें बंद कर ली, फिर नीचे आकर माँ जी के पानी की तरफ लेट गया। अजीब सी कैफियत थी, जिसम लरज़ रहा था। वो फौरन मुझे अंदर ले गई, गर्म चादर ऊपर डाली और दवा पिलाकर लिटा दिया। दोपहर को जब मेरी आँख खुली
तो घर की सौगवार फ़ज़ा देखकर मुझे समझने में देर ना लगी कि कोई गैर मामूली वाक़या ज़ोर पसीर हो चुका है। पूछने पे माँ जी ने बताया कि अभी अभी चाचा कुकड़ के घर फौतगी की खबर मिली है। चाची जानवर ना हो सकी। चाचा इसकी मेज़ लेकर आ गया है। मैं उठने लगा तो माँ जी ने डांट पिलाकर मुझे लेटे रहने का हुक्म दिया। खबरदार जो तू चरपाई से नीचे उतरा, रात ऊपर खुले आसमान तले आस खा गया। वाले साहब तो चाचा के घर थे। माँ जी भी चली गई तो मैं कोठे पे चढ़ गया। सेन में बिछी दरी पे बहुत से लोग वहाँ बैठे थे। सोने वाले गड़े पे वही मेरी वाली चारपाई बिछी हुई थी, जिसके ऊपर कफन दफन का सामान भी पड़ा हुआ था। शाम से पहले ही चाची को दफन कर दिया गया। माँ जी ने बताया कि इसका जिस्म नीला पड़ गया था और जगह जगह से धड़कने लगा था। नीचे पहुंचकर चरपाई पर लेट गया। सोचने लगा कि पता नहीं अब क्या होगा, कितने दिन ये मर्ग का सिलसिला चलेगा। कहीं सोना अंदर दबा दबा ख़राब ना हो जाए। रह रह कर मरने वाली चाची पे गुस्सा आ रहा था, जिसने बेवक्त मर कर हमारा काम और सारी ख्वाहिशें मलियम मेट कर दी। बहरहाल अब क्या हो सकता था, इंतज़ार और सब्र तो करना ही पड़ेगा। चाचा के कुछ रिश्तेदार जम्मू और नवाज शहर से भी आए थे। देहाती किस्म के लोग जिन्हें सिवाय खाने पीने, हुक्के और फजूल बातों के और कोई काम न था। रात हुई तो चारपाइयों पे पड़ जाते। मेरा बुखार भी उतर चुका था। एक दो चक्कर इधर उधर के भी लगाए, मगर चाचा से बात करने का मौका ना मिला। जब बड़े गुलों के बाद कुछ लोग वापस चले गए, शाम के वक्त चाचा सीढ़ियों पर चढ़ता नजर आया। मुझे देखते ही मेरे पास आ गया। काका घबराना मत, बस 2-4 दिनों की बात है। 2-4 दिन क्या, हफ्ता भर गुजर गया। आने जाने वालों से ही फुर्सत न थी। सारा दिन दरी पे हुक्का और बातें चलती रहती। खाने पर खाना, चाय, बेकार बूढ़े बेकार में हम दोनों का जी जला रहे थे। मंगलवार जुमरात के रोज़ बड़ा ख़त्म हुआ। 2 देगें चावलों की पकी थी। खा खिलाकर चाचा ने दरी समेट ली। लोग बाग में अपने अपने घरों को हो लिए। शाम का अंधेरा होते ही हमने चरपाई हटाकर मट्टी राख कुरेदी। मट्टी का गोला उठाकर झोंपड़े में पहुंच गए। कपड़े की पट्टियां खुद ब खुद राख की सूरत में उतरती रहीं। मुर्गे की हड्डियों की राख से एक कंकर सा नमूदार हुआ। स्याह रंग मट्टी कोयले से उल्टा हुआ। मैं आलम मुहैयत में कभी चाचा कभी इस पत्थर से कंकर को देख रहा था। हमारी मेहनत, मुशक्क़त और तवक्का के मुताबिक सोना होना चाहिए था। जब मुझसे रहा ना गया तो मैं पूछी बैठा, चाचा सोना किधर है? चाचा ने खश्मगीन निगाहों से मुझे गुराह बोला, यार काका, एक तो तुम बड़े बेसब्र हो। जिसे तुम देखना चाहते हो इसे मैं भी तलाश कर रहा हूँ। देखो। छुरी की नोक से खुरचते हुए वो दिखाने लगा। सुनहरी सोना चमक रहा था। मेरी तो बातें खिल उठी। चाचा ने पाव भर ढीले को खुरचना और रगड़ना शुरू कर दिया। झाड़ फूंक सफाई के बाद एक बड़ी सी कटाली में डालकर तेज आंच पे धर दिया। चाचा हुक्के से शुगल करने लगा और मैं पंखा जलकर कोयलों को दुखा रहा था। पर चाचा ने कफल बंद अलमारी से सजाकों की बोतलें और पता नहीं क्या कुछ निकाला। छोटी बड़ी पथरीली कटालियाँ भी थी। बड़े इनमाक और लगन से वो एक एक चीज़ तरतीब से रख रहा था। मैं बार बार धुएं से उठती हुई आंखों से आग पे चढ़ती हुई कटाई के अंदर झांक रहा था। वो काला स्याह पत्थर जिस पे शायद आग का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। मुझसे फिर रहा ना गया। चाचा, ये तो वैसे का वैसा है सोना। मुझे एक बार फिर चाचा की घूर का सामना करना पड़ा और डांट भी पड़ी। काका, ये अपने मखसूस टेम्परेचर पर पिघलेगा। तुम ऐसा करो, घर जाओ, जाकर सो जाओ। सुबह आना, तब दूध का दूध, पानी का पानी तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब ये कहीं जाकर पिघलेगा, फिर मील कपट होगी, फिर इसे तेजाब दिए जाएंगे, बड़ी नागवार बदबू होगी। तुम बेजार अगर ना हुए तो बीमार ज़रूर हो जाओगे। जाओ, शाबाश। चाचा ठीक कह रहा था। ये तो मनहूस आलूदों का काम दिखाई दे दिया। दुनिया से अलहदा होकर इसके पीछे लग जाऊं। इधर घर वालों का डर भी था कि अगर वालिद साहब को खबर हो गई तो मुझे भी मुर्गा बनाकर सहन में गाड़ देंगे।
वो चाचा को इन्हीं हरकतों की वजह से सख्त नापसंद करते थे और इधर ये सारा कुछ उनकी बेखबरी में हो रहा था। मैं नाचार उठाया, माँ जी ने मेरा ऊपर कोठे पे सोना बंद कर दिया हुआ था। फिर मैं भी मौके पे मौका ऊपर जाकर ताक झांक कर लेता। अगली सुबह मैं फिर वहीं चाचा की आंखें सुर्खंगार हो रही थी। शब भर कर जगह इसके चेहरे पे आया था। अजीब नागवार सी बू के सांस लेना दोपहर हो रहा था। नाक पे हाथ रखे मैं अंदर पहुंच गया। साफ शफाफ चमकते हुए सोने के टुकड़े मेरे सामने मौजूद थे। मैं हाथ बढ़ाकर गरम गरम टुकड़ों को पकड़ कर देखने लगा। चाचा खामोश, इसका लंबूतरा चेहरा लटका हुआ था। चाचा मुबारक हो, मैंने सोने के टुकड़ों को देखकर खुश से होते हुए कहा। काका, एक कांच की कसर रह गई है। क्या मतलब? सोना तो बन गया है, असली सोना। ये एक आंच की कसर क्या है? मैंने परेशान होते हुए पूछा। काका यार, तुमने कभी असली सोना देखा? हाँ देखा है, बिल्कुल ऐसा ही होता है पुत्र। असली सोना वजन, रंग और ख्वास में पूरा और मुकम्मल होता है। यहाँ रंग तो आ गया, वजन और ख्वास पूरे नहीं है। मैं शक में पड़ गया कि चाचा मुझे टाल रहा है, खुद ही सारा सोना हड़प करना चाहता है। हिम्मत करके कहा, चाचा ये वजन वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे मालूम है कि ये बारीक बात तुम नहीं समझोगे। ऐसा सोना तो मैं कई बार बना चुका हूँ, यकीन करो ये पीतल की कीमत का भी नहीं। तुम चाहो तो ये सारा ले जाओ। चाचा, इतनी मेहनत और खर्चा? मैंने मायूस होते हुए कहा। हाँ ये तो सब कुछ है पुत्र, शौक का कोई मोल नहीं होता। अगर इतनी आसानी से सोना बन जाए तो फिर इसके जेवर नहीं, चिमटे और बर्तन बनने लगे। खैर, तुम्हारी चाची के मरने की वजह से कहीं चूक की तुम्हारी चाची के मरने की वजह से कहीं चूक हो गई है। तुम कहीं से काला मुर्गा तलाश। चाचा का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही मैं इस मनहूस चौपड़े की दहलीज पार कर चुका था। लाना था, चाचा से मेरी पक्की इकट्ठी हो गई थी। कोई शराफत है, मैंने कैसे कैसे अरमान पाल रखे थे। क्या क्या प्रोग्राम थे और कितना उधार इस सोने की उम्मीद पे लेकर हजम कर चुका था। अब मैं अपनी नजर में गिर चुका था कि ख्वामों पीतलनुमा सोने की उम्मीद पे मुझसे क्या क्या हमाकते सरसत हुई। चाचा भी जान गया था मैं अभी से पक्का नाराज हो चुका हूँ। चाची खुजा मिस्री, हरी इलायची। बहुत से दिन आगे सरक गए। स्कूल की तातीलात पे मैं अपनी बड़ी आपा के पास डस्का चला गया। महीना भर उधर गुजार कर आया तो एक नई खबर मिली। चाचा ने नवा शहर जम्मू से एक डोगरी औरत को मुसलमान करके निकाह कर लिया था। मेरे लिए यह वाक़या एक हैरानकुन खबर थी। इस बुढ़ापे में चाचा को क्या सूझी? शायद वो भी अपनी जगह सही था। औलाद तो कोई थी नहीं जो इसकी खबरगिरी करती। फिर इसके शौक के शुगल भी ऐसे के कोई करीब ना भटके। इन हालात में कोई ना कोई तो इसे चाहिए था जो इसका मुर्दा संभालती। मैंने अब इसके मतलब सोचना और झांकना भी छोड़ दिया हुआ था, मगर यह खबर सुनकर मेरे अंदर खुदबुदी सी मची कि देखूं तो सही चाचा कैसे हमारी चाची बना कर लाया है। मैं ऊपर चला गया, दीवार की जरियों से उधर ताक झांक कर की, मगर वो चाचा ना चाची दोनों कहीं दिखाई ना दिए। एक आधा दिन मजीद गुजर गया। एक सुबह माँ जी ऊपर कोठे पे कटले धूप में रखने आई तो मैंने माँ जी से टोल लेने की खातिर पूछा, हमारी चाची कैसी हैं? काका, मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि तुम्हारे निकम्मे चाचा ने सारी ज़िंदगी कोई ढंग का काम नहीं किया, बस अल्लड़ बल्लड़ बाबा ही बना रहा। अच्छा हुआ इस मरने वाली नेक बख्त का पल्ला पाक हुआ। इस कलमुए ने इसे रोल कर रख दिया हुआ था। अब तुम्हारा बेमुहारा ऊँट चाचा पहाड़ तले आया है, किसी भी लोमड़े की तरह इसके आगे बिछा रहता है। माँ जी, चाची क्या खूबसूरत है। वो तो परियों से भी ज़्यादा खूबसूरत है, बड़ी नेक और अल्लाह वाली है। देख लेना कुकड़ को कैसा सीधा करती है। हिंदू ब्राह्मणी थी, नवाए शहर वाले साईं न्याज मोहम्मद के मानने वाली। रब ने ऐसी आंख खोली के मुसलमान होगी। वहीं साईं जी के डेरे पर
पड़ी अल्लाह अल्लाह करती रहती थी। कुक्कड़ भी इन्हीं का मुरीद था। नुआए शहर गया तो साईं सरकार से दुआ के लिए अर्ज गुजारी और अपनी बीवी के मरने का भी बताया। साईं जी ने दुआ भी कर दी और वहीं निगाह भी पड़वा दिया। अब देख लेना ये कुक्कड़ सब खराब धंधे छोड़कर पक्का हाजी नमाजी बन जाएगा। माँ जी अब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन चाचा कुक्कड़ कभी ठीक नहीं हो सकता। काका ऐसे ना बोल, रब सोना जिसे चाहे जब चाहे हिदायत दे। इसको तो साईं सरकार ने यह बशारत दी है कि इसके हलाल कमा, अल्लाह की बंदगी कर, अपनी बीवी को खुश रख, इसके बदन से तेरी नस्ल चलेगी। मैं माँ जी की बातें सुनकर हैरान भी हुआ और खुश भी। जी मैं आया कि अभी चाचा के पास पहुंचकर इससे सुलह कर लूं, नहीं चाची को देखूं। माँ जी मैं ज़रा चाची को देखूं, आपने इसकी इतनी तारीफ की है, दिल चाहता है देखूं कि वो कौन सी चच्ची है जो चाचा कुक्कड़ जैसे टेढ़े इंसान को सीधा कर सकती है। वे इतना उतावला ना हो। आज शाम हमने तुम्हारी नई चच्ची की दावत की है, वो यहीं आ जाएगी, जी भर के देख लेना, लेकिन ज़्यादा चढ़ मत करना। मगरिब की नमाज के बाद चाचा और चाची हमारे यहाँ पहुँच गए। फल की टोकरी भी साथ लाए। चाचा के पीछे चाची ये जब निगाह पड़ी तो मैं बेहोश होते होते बचा। चाची का कद ऐसा था कि इसे दुनिया की किसी चीज़ से तशबीह नहीं दी जा सकती थी। ना तो बूटा कद कहा जा सकता था और ना सरो का मत। एक लम्हे के लिए तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे चाची के पांव पाताल में गड़े हों और सर कहीं ऊपर बादलों और फिजाओं को चीरता हुआ सातवें आसमान पर जा टिका हो। दूसरे लम्हे पर वो यूं दिखाई दी जैसे शुमाल जनूब को अपने हाथों बाजुओं से अलहदा करके खड़ी हैं। पूरी दुनिया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में इसके वजूद से भरी हुई और जिस्म तो वो भी कुछ ऐसा कि इसे आसान और आम अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे इसका पैकर ग्लेशियर के किसी शफाफ से टुकड़े से तराशा हुआ हो। देखो तो आर पार होते हुए निगाहें जम सी जाएं। साथ छड़े लम्हे ये एहसास भी हुआ कि इसका तमाशा तो सरापा जैसे किसी आतिशफशां के गर्म लावे की आतिशें क्रिस्टल से अभी अभी ढला हो। चांद सा रोशन चेहरा अजीब सा उभरता डूबता सिम्बाब की मानन सरसराता हुआ। चीचे के सुनहरी दाग इतने सजल के ना होते तो शायद चेहरे पे चंद रुमाल की ये चमचम ना होती। स्याह काले लंबे बाल, एक आंख गोल और दूसरी कदरे लंबी जिसे आम आंख रखने वाला महसूस नहीं कर सकता। एक अजीब सी शख्सियत थी, जैसे वो औरत ना हो कोई अप्सरा हो। देखने वाला निगाहें हटाना भी चाहे तो हटा ना सके आम इंसानों से हटकर। यकीनन इसमें कोई ख़ास बात थी जो मुकाबिल कर देती थी। इस शहर से निकलकर चाचा की जानब देखा तो वो एक अजीब सी शय दिखाई दिया। सर पे नमाज वाली टोपी, शाने पे तौलिया, मस्कीनों की सूरत, चेहरे पे बड़ा गहरा इंकिसार और आजिज़ी जो मांगने वालों के चेहरों पे होती है। इसे देखते ही मेरी हल्की सी हंसी खिसक गई। चाचा मेरी जानब और मैं उसे देख रहा था। जब वो दोनों चरपाई पर बैठ गए तो चाचा ने आंख के इशारे से मेरी तरफ तवज्जो चाची की जाने मजबूल करवाई। शायद इसका मतलब ये पूछना था कि कैसी है तुम्हारी चाची। थोड़ी देर बाद चाचा वहाँ से उठकर मेरे पास आ बैठा। मौका पाते ही मेरे कानों के पास होंठ लगाकर बोले, हौले से कहने लगा, यार काका गोली मार सोने वोने और नाराज़गी को फिर से दोस्ती पक्की। चाची मेरी जानब प्यार भरी नज़रों से देख रही थी, मगर मैं चाची की तरफ देखने से इज्तनाब बरत रहा था। शायद मेरी ज़ाहिरी आँख इसकी पुरअसरार सहर अंगेज़ शख्सियत को देखने की ताब नहीं रखती थी, लेकिन मेरे बातनी वजूद की अरबों खरबों आँखों का महवर मरकज़ वही थी। जैसे सदियों पहले से हम एक दूसरे को जानते हों, हमारी एक नहीं कई एक कदर मुश्तरका हों, हम दोनों का कुछ साझा हो। चाची की जानिब से तवज्जो हटाने की गर्ज से मैंने यूं ही चाचा से सवाल कर दिया, चाचा शादी से पहले तुमने चाची की आंखें देखी थी? यार आंखें तो एक तरफ, मैंने तो तुम्हारी चाची को भी नहीं देखा था, बस मुर्शिद पाक का हुक्म था, सर झुका कर हुक्म की तामील की और शादी हो गई। मैंने चाची के सदके चाचा से अपनी कट्टी ख़त्म कर दी। मैं बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था कि चच्ची बातें तो मेरी अम्मी से कर रही थी, लेकिन बहाने चोर नज़रों से मुझे भी देखती जा रही थी। एक आध बार मेरी नज़रें भी
उसकी फसूबार नज़रों से टकराते टकराते बची। हर बार मेरा दिल बेलियों उछलकर हलक में अटकने आ रहा था। बहरहाल मुझे चाची अच्छी लगी थी। खा पी कर फारूक हुए तो अब्बा जी और चाचा होका लेकर परे बैठ गए। अम्मी बर्तन समेटने में लग गई। चाची फ़ौरन मौका महल से फ़ायदा उठाते हुए मेरे पास आ बैठी और मेरा दिल था कि हलक में आकर अटक गया। मैं भौंचका सा उठने की सोच ही रहा था कि चाची ने मोती के फूल समोमी हाथ मेरे शाने पर रख दिया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं कलाकंद से बनी हुई औरत के पास बैठा हुआ हूँ। दूध खोए, रूह केवड़ा, कूज़ा मिस्री और ज़ाफ़रान की मिली जुली खुशबू मेरे रूह में उतरने लगी। मिठास महक और एक दिल आविज़ी लज्जत के एहसास से मेरा वजूद सरशार हो गया। अब इसने अपनी मक्खन से बोले बोले हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं वाज़ह तौर पे महसूस कर रहा था जैसे गैर मरई सी सरसराती लहरें मेरे जिस्म में सराहियत कर रही हों।